अस्सलाम। हमने स्टार्ट किया था यूवीआइटिस और मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। और हमने देखा था कि यूवियल ट्रैक्ट में क्या क्या होता है। क्रोइड होता है, सीलियरी बॉडी होती है और आयरिस होता है। और जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो दैट इज़ यूवीआइटिस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस। और एंटीरियर यूवीआइटिस हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि क्या था। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि इंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट में हमारा विट्रस इन्वॉल्व होता है, पोस्टीरियर में हमारा रेटिना और कोरॉइड इन्वॉल्व होता है और इंटीरियर में हमारा सीलियरी बॉडी और आयरिस इन्वॉल्व होती है। ठीक है। और एक्यूट हमने बात की थी कि इसमें 3 तरह के होते हैं। एक्यूट होती है, क्रोनिक होती है, रिलैप्सिंग होती है। और एक्यूट जो होती है उसकी 6 हफ़्ते से कम की हिस्ट्री होती है, क्रोनिक की 6 हफ़्ते से ज़्यादा की होती है। और जो होता है रिलैप्सिंग, उसके 3 मंथ्स के अंदर रिपीटेड एपिसोड जाने होते हैं, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस। मतलब ये कि एक्यूट होगा, इसकी जो हिस्ट्री होगी वो 6 वीक से कम की होगी। ठीक है। और एंटीरियर होगा, मतलब इसमें हमारा सीलियरी बॉडी और आइरिस इन्वॉल्व होगा। इस वजह से क्या होगा कि उसमें यूवीआइटिस हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है। So that is why it is also known as acute iridocyclitis. Irido means that there will be involvement of iris, and cyclitis means that there will be involvement of ciliary body, and itis means inflammation. So there will be inflammation of iris and ciliary body that we are going to discuss about. Okay. So इसकी definition भी यही है कि it is acute inflammation of iris and ciliary body. और इसका कॉज क्या होता है, ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि इटियोलॉजी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस की थी। ठीक है। इन्फेक्टिव डिस्कस की, नॉन इन्फेक्टिव में हमने सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक। और फिर हमने देखा था सबसे एंड पे कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो इडियोपैथिक ही होता है, कि हमें कॉज का पता ही नहीं होता। तो सबसे टॉप नंबर पे इडियोपैथिक होता है, दूसरे नंबर पे जेनेटिक कॉजेज हो सकती हैं लाइक HLA-B27 की एसोसिएशन होती है, और तीसरे नंबर पे जो कॉज इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ ट्रॉमा, कि कोई ट्रॉमा हो जाए तो उसकी वजह से यूवीआइटिस हो जाता है। इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि देखें, अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ना, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई हुई है आइरिस और सीलियरी बॉडी की। अब देखें सीलियरी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जब सीलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होगी तो उसका स्पैज़म हो जाएगा। और बाकी इन्फ्लेमेटरी साइंस वही हैं कि वेसल जो है उसकी डायलेशन हो जाएगी, कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, कीमोटैक्सिस हो जाएंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे। ठीक है। और सेकेंडरी ग्लोकोमा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए जिन्होंने क्या किया है कि जो ट्रैबेकुलर मैशवर्क है उसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे इंट्राओकुलर प्रेशर राइज हो गया और वहाँ पे ग्लोकोमा हो जाएगा। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि पेशेंट आएगा, उसका सारा यूजुअल ट्रैक्ट इन्फ्लेम होगा। ठीक है। तो उसको क्या होगी, उसको पेन होगी। ठीक है। तो उसको जो है डीप ऑकुलर पेन होगी। ये वो वाली पेन नहीं है जो कॉर्निया वाली पेन है। कॉर्निया वाली जो पेन होती है वो सुपरफिशियल होती है, लेकिन वो कंप्लेन करेगा ऐसे लग रहा है जैसे अंदर कहीं पेन है। ठीक है। आई के अंदर कहीं पेन है, तो डीप ऑकुलर पेन होगी उसे। और ज़्यादातर उसे जो होती है पेन वो नाइट टाइम में होती है, नाइट टाइम में ज़्यादा होती है। नाइट टाइम में क्यों ज़्यादा होती है, देखिए मैंने आपको बताया जो पेन हो रही है ना वो सीलियरी स्पैज़म की वजह से हो रही है। क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ सीलियरी बॉडी की, उसकी वजह से सीलियरी स्पैज़म में चला गया। और नाइट टाइम में देखिए जब हम अकोमोडेशन करनी होती है तो अकोमोडेशन के लिए हमें ज़रूरी होता है ना सीलियरी बॉडी, और जब हमारी अकोमोडेशन ही ख़राब हुई हुई है सीलियरी स्पैज़म की वजह से, तो वो जो आगे ही सीलियरी स्पैज़म है उसकी वजह से जब वो और अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा तो उससे और ज़्यादा पेन होगी। ये इसका जो है फिनोमेना होता है। उसके बाद जो है उसकी डिक्रीज्ड विजन होगी। और विजन उसकी क्यों कम होगी, देखें विजन इसलिए कम होगी क्योंकि सारे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हुए हुए हैं वो सारे आगे आए हुए हैं। ठीक है। हमारी जो है वो कॉर्निया ने आगे लाइट फोकस करनी थी, लेकिन पीछे इतने ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं तो वो पीछे लाइट नहीं जाएगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि विजन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको फोटोफोबिया भी होता है, इलेक्ट्राइमेशन भी होती है, रेडनेस भी होती है। और साइंस हम क्या नोट करते हैं, हम ये नोट करते हैं, पेशेंट तो कह रहा होता है ना कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी स्नेलन चार्ट से विजुअल इक्विटी चेक करते हैं तो वो कम हुई होती है, उसको नज़र नहीं आ रहा होता। सही बात कह रहा होता है वो। इसके बाद लिम्बस जब हम पेशेंट का देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, सर्कम कॉर्नियल कंजेशन नज़र आती है, सीलियरी कंजेशन नज़र आती है। मैंने आपको बताया था कि क्या होती है कि जो वेजल्स होती हैं, सीलियरी वेजल्स होती हैं, वो डायलेट कर जाती हैं इन्फ्लेमेशन के दौरान। तो फिर क्या होता है कि हमें वो सीलियरी कंजेशन लिम्बस पे मिलती है, ब्लड वेसल्स मिलती हैं डायलेट हुई हुई रेड कलर की, तो वो हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा जो कॉर्निया होती है वहाँ पे हमें कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स नज़र आते हैं, जिसको हम केपीज़ कहते हैं। अब केपीज़ क्या होते हैं, देखिए इतनी कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है, बस यही है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं वो अगर कॉर्निया के जो एंडोथीलियम होती है ना, कॉर्निया की 5 लेयर्स होती हैं, तो उसकी जो एंडोथीलियम होती है वहाँ पर आके वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स चिपक जाते हैं ना, तो उनको हम कह देते हैं कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स। ठीक है। और इट इज़ द पैथोग्नोमिक साइन फॉर द आइरिडोसिक्लाइटिस, मतलब कि जब भी हमें कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे मींस दैट कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऑन द एंडोथीलियम ऑफ द कॉर्निया, इट मींस दैट कि ये पैथोग्नोमिक है फॉर आइरिडोसिक्लाइटिस। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आइरिस और सीलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। इसके अलावा जब हम इंटीरियर चैम्बर देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, एक्वियस फ्लेयर नज़र आएगा। एक्वियस फ्लेयर क्या होता है, फिर से आपको समझ आ रही है कि कोई लाइट सी होगी। ठीक है। और एक्वियस आपको समझ रहा है कि एक्वियस चैम्बर के अंदर होगी। दरअसल इन्फ्लेमेटरी सेल्स और प्रोटीन्स की वजह से क्या होता है कि वहाँ
पे हमें एक्वियस चैम्बर जो होता है, एंटीरियर चैम्बर जो होता है, वहाँ पे हमें एक्वियस फ्लेयर नज़र आता है, लाइट सी नज़र आती है। इसके अलावा क्या होता है, एक्वियस सेल्स नज़र आते हैं, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, और फाइब्रिनस एक्सुडेट हमें नज़र आता है। इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लड वेसल्स में से एक्सुडेट्स बाहर आएंगे, प्रोटीन्स नज़र आएंगे, और जो प्रोटीन्स होंगी वो फाइब्रिनस एक्सुडेट्स होंगे, मतलब फाइब्रिनस प्रोटीन्स होंगी। इसके अलावा हाइपोपायोन करेक्टरिस्टिक होता है, याद रखना है। एंटीरियर यूवीआइटिस का जो करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है कि हाइपोपायोन मिलता है, और हाइपोपायोन क्या होता है कि पस जो होती है वो इंटीरियर चैम्बर में नीचे बैठ जाती है, ठीक है। हमने बैक्टीरिया वाले कॉर्निया वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में। और हाइपोपायोन जो है वो हमें नज़र आती है, करेक्टरिस्टिक होती है इसके अंदर। और जो आयरिस होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जिसकी वजह से वो मड्डी हो जाता है, ठीक है, गंदा सा हो जाता है। इसके अलावा प्यूपिल को अगर हम देखें तो उसकी मायोसिस हुई होती है, कंस्ट्रक्शन हुई होती है। क्यों हुई होती है, देखिए सिलियरी स्पैज़म हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, प्यूपिल जो होगा वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ठीक है। और इसमें जो प्यूपिल की जो शेप होती है ना, वो डिस्टॉर्टेड सी होती है इसी वजह से, और उसकी कोई खास शेप नहीं हमें नज़र आती है। और पोस्टीरियर साइनिक की होती है। पोस्टीरियर साइनिक की क्या होती है कि जो हमारी आइरिस होती है वो पीछे लेंस के साथ चिपक जाती है, ठीक है। जब हमने इंटीरियर साइनिक की क्या होती है, जिसमें आइरिस आगे की तरफ कॉर्निया के साथ चिपकती है, ठीक है। और अगर वो पीछे लेंस के साथ चिपकेगी आइरिस, तो उसको हम पोस्टीरियर साइनिक की कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हमें इंटीरियर विट्रस जो होता है उसमें भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स नज़र आते हैं। और जब हम रेड रिफ्लेक्स चेक करते हैं ऑफ्थेल्मोस्कोप से पेशेंट की, तो वो हमें नहीं नज़र आती। रेड रिफ्लेक्स क्या होती है, नॉर्मल जब हम ऑफ्थेल्मोस्कोप से पेशेंट की देखते हैं आई को, तो बाहर से देखते हैं तो अंदर वो कोरॉइड की वेजल्स की वजह से हमें रिफ्लेक्स सी नज़र आती है रेड कलर की, ठीक है। जो हमने कैरोटोकोनस पढ़ा था उसमें हमने देखी थी, ठीक है, विच वॉज रिप्लेस देयर बाय द ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे रेड रिफ्लेक्स हमें उस तरह से नहीं नज़र आएगी। इसके अलावा क्या होगा कि जब पेशेंट को पेन हो रही होगी ना, वो कह रहा है मुझे पेन हो रही है, और अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो उसको टेंडरनेस फील होगी। इसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो हाई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। हाई इस तरह से होगा ना कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे वो ट्रेबेकुलर मैशर को ब्लॉक कर देंगे, उसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर राइज कर जाएगा। लो क्यों होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन चलती रहती है क्रोनिकली, तो उसकी वजह से सीलियरी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डैमेज होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसने जो प्रोड्यूस करना था एक ह्यूमर वो अब नहीं करेगी, जिसकी वजह से शुरू में तो ऐसे ही होगा ना कि ग्लोकोमा हुआ होगा इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो जो सीलियरी बॉडी है उसने फ्लूइड बनाना ही छोड़ दिया, तो उसकी वजह से फिर जो इंट्राओकुलर प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। तो इस वजह से वो लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, और हाई भी हो सकता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि क्योंकि ये एंटीरियर यूवीआइटिस है ना, तो इसमें हमें कोई साइंस नहीं मिलेंगे रेटिना वाले और कोरॉइड वाले पीछे, बस रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा और हमें इतने इन्फ्लेमेशन के उनके कोई साइंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बात। तो आपने जो साइंस है वो किस तरह से याद रखनी है, सबसे पहले आपने विजुअल इक्विटी चेक करनी है, मतलब कि बाहर सबसे पहले आपने चेक कर ली कॉर्निया को, उसके बाद कॉर्निया के ऊपर ही कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स थे, लिम्बस को चेक कर लिया, वहाँ पे कंजेशन आपको नजर आएगी। फिर आप पीछे चले जाएँ तो इंटीरियर चैम्बर में आप क्या क्या देखेंगे, क्विस फ्लेयर देखेंगे, क्विस सेल्स देखेंगे, फाइब्रोसिस एक्सुडेट देखेंगे, हाइपोपायोन देखेंगे। उसके पीछे चले जाएँ तो आपको आइरिस नजर आएगा, वो आपको मड्डी नजर आएगा। पीछे चले जाएँ उस प्यूपिल के अंदर देखें, प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होगा। फिर पीछे चले जाएँ तो आपको आइरिस नजर आएगा कि लेंस के साथ चिपका हुआ होगा, पोस्टीरियर साइनिक की हुई होगी। फिर आप इंटीरियर विट्रस को देखेंगे, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। रेड रिफ्लेक्स आप चेक करेंगे वो एब्सेंट होगी, और इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा या कम हो सकता है। तो इस तरह से आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको ये साइन समझ आएंगे। और इसकी डीडी क्या हो सकती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये है कि पेनफुल रेड आई, मतलब कि हमें लग सकता है, हम देखेंगे जब आई को तो हमें ऐसे लगेगा ना कि ये रेड आई है और पेशेंट को पेन भी हो रही है, तो हम ये समझेंगे कि इसको कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है। हालांकि कंजक्टिवाइटिस में हम अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें इंटीरियर यूवीआइटिस से, तो हमें कोई वहाँ पे जो है कंजक्टिवाइटिस हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमें कोई उस तरह से डिस्टॉर्टेड प्यूपिल नहीं नज़र आएगा, कंजक्टिवाइटिस में प्यूपिल की मायोसिस नहीं हुई होगी, और हमें कोई सीलियरी कंजेशन नज़र नहीं आएगी। सीलियरी कंजेशन जो होती है वो हमें इसी में नज़र आएगी, आइरिस और सीलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन के अंदर। और दूसरा जो सेकेंडरी ग्लोकोमा है उससे भी हमने डिफरेंशिएट करना होता है। डीडी में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा है, क्योंकि ग्लोकोमा में भी ऐसे हुआ होता है कि क्योंकि पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर राइज हुआ होगा तो हम ये समझें कि इसको ग्लोकोमा हुआ है, लेकिन नहीं, उसमें भी कोई सीलियरी कंजेशन और इस तरह के टिपिकल साइंस नहीं आते, प्यूपिलरी डिस्टॉर्शन वगैरह वाले। फिर हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और हमने इन्वेस्टिगेशंस की जो इंडिकेशंस रखनी होती हैं कि किस केस में पूछा जाए कि किस केस में हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी है, तो उसकी इंडिकेशंस होती हैं ना, कुछ ऐसे ही तो नहीं इन्वेस्टिगेशंस करना शुरू कर देनी। और वो ये होती हैं कि ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन, जब हमें ये लगे कि ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, फिर हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि सार्कोइडोसिस का जो पेशेंट्स होते हैं या टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उन केसेस में हमने जो है ना जो इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है, अदरवाइज हमने नहीं करनी होती। इसके अलावा रिकरेंट यूवीआइटिस है, बार बार पेशेंट आ रहा है यूवीआइटिस के साथ, तो हम ये सोचेंगे कि इसको मैं ट्रीट करता जा रहा हूँ फिर भी इसको यूवीआइटिस हो रहा है, इट मीन्स कि इसको कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है। बायलेटरल डिजीज़, जब हमें ये लगे कि दोनों आइज़ इन्वॉल्व हुई हैं, तो हम ये समझेंगे कि कोई सिस्टमिक डिजीज़ इन्वॉल्वमेंट हो, तो हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, ठीक है।
तो मोस्टली सिस्टमिक केसेस में या जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन वाले केसेस होते हैं उसमें हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है। तो हम इसमें क्या करवा लेते हैं, हम सीबीसी करवा लेते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट ले लेते हैं पेशेंट का, ठीक है। सीबीसी करवाएंगे, ईएसआर करवाएंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सारे वही हैं जो इन्फ्लेमेशन में हम करवाते हैं। ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लेंगे पेशेंट का। हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे कि पेशेंट को कहीं सिफिलिस तो नहीं है, पेशेंट को कहीं टॉक्सोप्लाज्मोसिस या सिस्टमिक डिजीज़ तो नहीं है। इसके अलावा हम जो है पेशेंट का आरएच फैक्टर चेक करवाएंगे, ठीक है। हम जो है वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये चेक करवाएंगे। एएनए जो होती हैं, एंसा करवाएंगे। एंसा जो है वो हम करवाते हैं फॉर एग्जांपल वैगनर्स के केस में एंसा हो सकता है पेशेंट को, कि वेस्कुलाइटिस के केस में ना, जो वेजल्स की इन्फ्लेमेशन हुई होती है ना, उनके केस में एंसा का टेस्ट करवाते हैं, एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। इसके अलावा एस, ठीक है, एस को हम चेक करवाते हैं सार्कोइडोसिस को कंसिडर करते हुए। इसके अलावा हम स्किन टेस्ट करवाते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट वगैरह, कि टीबी तो नहीं है पेशेंट को। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरेज करवा लेते हैं, चेस्ट वगैरह के ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम HLA टाइपिंग करते हैं कि पेशेंट को HLA-B27 पॉजिटिव तो नहीं है ये, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एसोसिएटेड होती है डिजीज़। इसके अलावा हम OCT करवाते हैं, जिसमें टोमोग्राफी करवाते हैं हम चेक करने के लिए कि पेशेंट को कहीं मैक्यूलर एडीमा तो नहीं है। इसके अलावा हम विट्रस बायोप्सी भी करवाते हैं, जिसमें हम ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं पेशेंट को और वो ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हमने करवाने होते हैं इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए कि यूवीआइटिस जो है वो किस वजह से हुआ, क्योंकि इसके बहुत से कॉजेज़ है। यूवीआइटिस कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हो जाए, इसके बहुत से कॉजेज़ होने होते हैं। तो हम MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड, फिर लंबर पंक्चर भी कभी करवाते हैं। इसके अलावा बायोप्सीज वगैरह, PCR, इतना कुछ करवाते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशंस इसकी बहुत होती हैं कि हम अपने टारगेट जो इसका कॉज है उस तक पहुँच सकें और ट्रीट कर सकें। फिर ट्रीटमेंट का एम क्या होता है, हम ट्रीटमेंट करते हैं कि इसका एम क्या होता है। पेशेंट आया हुआ है, पेशेंट सिम्टम्स लेके उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, फोटोफोबिया, लेक्राइमेशन, तो हमने पहला यही एम रखना होता है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव किया जाए, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो कॉज़ है उसको ट्रीट किया जाए। जैसे हमने इन्वेस्टिगेशंस इतनी की हैं कि हम कॉज़ तक पहुँच जाएँ, उसको ट्रीट कर लें। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं यूवीआइटिस की वो ना हो जाए ना, तो उनको हमने ट्रीट करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। ये हमारे एम्स होते हैं। इसके बाद हम ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं? सबसे टॉप थेरेपी जो याद रखनी है आपने वो एंटीरियर यूवीआइटिस की, वो है हमारे साइक्लोप्लेजिक्स और मीडिएट्रिक्स, ठीक है। मीडिएट्रिक्स जो होते हैं ये हमारी जो प्यूपिल होती है उसको डायलेट करने में हेल्प करते हैं, और साइक्लोप्लेजिक्स जो होते हैं ये सीलियरी स्पैज़म को रिलीव करने के लिए हुए हैं। हमने देखा था ना कि सीलियरी स्पैज़म में पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी उसकी वजह से, तो हमने क्या करना होता है कि साइक्लोप्लेजिक्स देने होते हैं ताकि सीलियरी स्पैज़म खत्म हो जाए। हमने जो है मीडिएट्रिक्स देने होते हैं ताकि पेशेंट की प्यूपिल डायलेट हो जाए। और प्यूपिल डायलेट होने का ये नहीं है कि हम पेशेंट को देखें मायूसिस हुई है, प्यूपिल डायलेट कर दो, ठीक है। प्यूपिल डायलेट करने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो आइरिस ने पीछे पोस्टीरियर साइनिकी बनाई होती है लेंस के साथ, उसके साथ चिपकी हुई होती है, उससे वो जैसे प्यूपिल डायलेट करता है तो वो पोस्टीरियर साइनिकी ब्रेक कर जाती है। इसके अलावा वो क्योंकि प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो होता है ना इंट्राओक्युलर प्रेशर, वो भी प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही होती है, मतलब वो ड्रेन नहीं हो रहा होता। तो जब हम प्यूपिल डायलेट करते हैं ना तो वो जो सारा होता है ना रास्ता, वो खुल जाता है ब्लॉक हुआ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंट्राओक्युलर प्रेशर होता है वो ड्रॉप कर जाता है, और फिर ग्लोकोमा के साइंस भी कम हो जाते हैं, पेशेंट की पेन खत्म हो जाती है, ठीक है। इतने फ़ायदे होते हैं इन दोनों ड्रग्स को देने के, तो ये लाजमी देने होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भेजना ही नहीं है इन दोनों ये दिए बगैर। इसके अलावा हम वो बता रहे हैं कि कौन सी हमने साइक्लोप्लेजिक्स देनी होती हैं। इनकी डोजेस के साथ आपने याद रखना है। एट्रोपिन देते हैं, होमाट्रोपिन देते हैं, साइक्लोपेंटोलेट देते हैं। एट्रोपिन की आपने डोज़ याद रख लेनी है कि 2 से 3 दफ़ा दिन में देना है, 1% आई ड्रॉप्स या आई ऑइंटमेंट्स। और जो होमाट्रोपिन है इसको भी 2 से 3 दफ़ा देना है, 2% आई ड्रॉप्स। और साइक्लोपेंटोलेट जो है इसको 1% आई ड्रॉप्स को 3 से 4 दफ़ा देना है। तो बाकी दोनों को 2 से 3 दफ़ा देना है, और साइक्लोपेंटोलेट जो है ना इसको 3 से 4 दफ़ा दिन में देना है। ये डोजेज़ आपने याद रखनी है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैंने आपको बताया कि जब स्पैज़म रिलीव होगा हमारी सीलियरी बॉडी और आइरिस का, ये आपने याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम क्यों देते हैं। तो स्पैज़म ऑफ सीलियरी बॉडी और आइरिस जो होता है उसको रिलीव करने के लिए हम क्या देते हैं, हम साइक्लोप्लेजिक्स देते हैं ताकि पेशेंट को सुकून मिले, कंफर्ट मिले, रेस्ट मिले आई को। इसके अलावा हम पोस्टीरियर साइनिकी को ब्रेक करने के लिए देते हैं, हम सेकेंडरी ग्लोकोमा को अवॉइड करने के लिए देते हैं, डायलेशन ऑफ प्यूपिल करवाने के लिए, ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल करवाते हैं माइड्रेसिस करवा के। और इसके अलावा ये भी होता है, तीसरा जो चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये कि इससे ना ये साइक्लोप्लेजिक्स वगैरह देने से एक्सुडेट जो बना हुआ है, हमने देखा था ना फाइब्रिनस एक्सुडेट बना हुआ था, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि इससे जो हमारी कैपिलरीज होती है ना उसकी परमेबिलिटी को कम कर देता है, ताकि जो एक्सुडेट बाहर आ रहा है परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो कम हो जाए। इसके अलावा हम स्टीरॉइड्स देते हैं जो नॉन इन्फेक्टिव यूवीआइटिस होते हैं ना उसके केस में देते हैं, क्योंकि इन्फेक्टिव वाले केस में हम देंगे तो और ज़्यादा इम्यूनो सप्रेशन होगी और वो और दोबारा कर देंगे। इस वजह से हमने स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ नॉन इन्फेक्टिव केसेस में देने होते हैं। इसमें भी स्टेरॉइड्स में हम टॉपिकल भी देते हैं, आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स भी देते हैं, और इंजेक्शन भी लगाते हैं। टॉपिकल आई ड्रॉप्स में हम प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन देते हैं दिन में 4 से 6 दफ़ा,
ठीक है। और जो ऑइंटमेंट है उसको बेड टाइम पे लगवाते हैं ताकि वो पेशेंट जो है वो उसको विजन प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो सुकून से आंखें बंद करके सो सके। और पेरियोकुलर इंजेक्शन भी हम लगाते हैं, वो सब टेरन और सब कंजक्टाइवल जो होता है ना वो इंजेक्शन लगाते हैं, कंजक्टाइवा सब कंजक्टाइवल, ठीक है। ये आपको सब कंजक्टाइवल नज़र आ रहा है, ये सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन होता है। और सब टेनन इंजेक्शन टू टेनन कैप्सूल होता है ना उसके नीचे होता है। ये हम सीवियर केसेस में देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते, सीवियर केसेस में जब यूवीआइटिस बहुत सीवियर हो। इसके अलावा पेशेंट की पेन के लिए और तो हमने साइक्लोप्लिजिक्स दे दिए थे ना, इसके अलावा हमने पेशेंट्स को क्या देना होता है, जो होते हैं ना आर्थराइटिस के पेशेंट्स, उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमने सिस्टेमिक एनसेड्स भी देने होते हैं, उनका भी ख्याल करना होता है। इसके अलावा सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स में वो बता रहे हैं कि प्रेडनिसोलोन हमने देना होता है 1 to 1.5, ये उसकी डोज लिखी हुई है, डिवाइडेड डोजेस स्वीयर केसेस में देना है। ये स्वीयर केसेस का बता रहे हैं, सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स और जो मैंने इंजेक्शन बताया ये स्वीयर केसेस का है। और एंटी मेटाबोलाइट्स हमने बिल्कुल लास्ट ऑप्शंस रखने हैं, जब स्टीरॉइड्स काम नहीं कर रहे या स्टीरॉइड्स जो है वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो फिर हमने एंटी मेटाबोलाइट्स देने होते हैं, ज़ाथियोप्रीन और मेथोट्रेक्सेट देने होते हैं, मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। और इसके अलावा साइक्लोस्पोरीन भी हम दे सकते हैं। साइक्लोस्पोरीन भी हमने उस केस में देना जब स्टीरॉयड रेजिस्टेंस हुई हुई है, या दूसरा ये कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेसेट डिजीज़, मैंने बेसेट डिजीज़ बताया था ना, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स हो जाती है हमारी बॉडी में, और क्या होता है कि उसकी वजह से अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ओरल एंड जेनिटल। तो उस केस में आपने याद रखना है कि साइक्लोस्पोरीन ड्रग ऑफ चॉइस है। या स्टीरॉयड रेजिस्टेंस हुई हुई है तो फिर हमने साइक्लोस्पोरीन देनी होती है ताकि ये इम्यूनोसप्रेशन करे और वो जो उधर काम हो रहा है वो ठीक हो जाए। तो हमने न्यूरल डोज देनी होती है इसकी, या सेंटीम्यून की दे सकते हैं। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हम देख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है इन्फेक्टिव केस में देना है, नॉन इन्फेक्टिव केस में मैंने आपको बताया कि स्टीरॉइड्स देने हैं, और इन्फेक्टिव केस में एंटीबायोटिक्स देने हैं, टॉपिकल ड्रॉप्स, पेरीऑकुलर इंजेक्शंस भी दे सकते हैं और सिस्टेमिक भी देंगे। इसके अलावा ये आपका एमसीक्यू है कि इंट्राऑकुलर स्टीरॉइड आप कौन सा देते हो, तो इंट्राविट्रियल आप देते हो ट्राइमेसोलोन एसीटोनाइड का 4 मिलीग्राम्स इन द 0.1 ml। जब दूसरी अनरिस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट हो तो फिर आपने ये देना है, अदरवाइज़ नहीं देना, ठीक है। इंट्राऑकुलर स्टीरॉइड्स, ये नहीं है कि पेशेंट यूवीआइटिस का आया और उठा के उसको इंट्राऑकुलर स्टीरॉइड लगा दिया पहले ही। जब बाकी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे फिर आपने ये देना है इंट्रावीट्रियल, डायरेक्ट वीट्रस के अंदर इंजेक्शन लगा देना होता है इसका, स्टीरॉइड का, ट्राइमेसोलोन एसीटोनाइड का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटीरियर यूवीआइटिस।